अच्छा देखें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में हम करते क्या हैं दरअसल। इन्वेंट्री, पहली बात तो इन्वेंट्री होती क्या है। इन्वेंट्री उन गुड्स को कहा जाता है जो हम फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल क्या कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो हमने बेचने के लिए खरीदी हैं वो हमारी क्या है, इन्वेंट्री है। सही। अब इन्वेंट्री का जो नेचर है, नेचर ऑफ इन्वेंट्री की वजह से हम जब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम्स हैं। एक को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सही। अच्छा, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अभी फीफो लीफो वेटेड एवरेज की बात नहीं कर रहे, अभी पीरियोडिक और परपेचुअल के डिफरेंस को समझ रहे हैं। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डिफरेंस ये है क्योंकि दोनों सिस्टम्स में जो नेचर ऑफ इन्वेंट्री है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें जो मेडिकल स्टोर है, ठीक है, मेडिकल स्टोर वाले के पास जो इन्वेंट्री है उसकी, वो जो मेडिसिन सेल आउट कर रहा है वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। ठीक है, टैबलेट्स भी हैं, सीरप्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा भी डिफरेंट मेडिसिन उसके पास होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो वैरायटी है, मतलब जो गुड्स हैं, जो इन्वेंट्री है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। ठीक है, बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। तो अगर वो डेली बेसिस पर उसकी स्टॉक टेकिंग करेगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। सही, मतलब स्टॉक टेकिंग का मतलब है कि वो डेली बेसिस पर अगर अपनी मेडिसिन शॉप में कितनी मेडिसिन मौजूद हैं, कितनी सेल आउट हो गई, ये बात अगर वो डेली बेसिस पर करेगा तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इस काम को करने के लिए वो लाजमी सी बात है कोई टाइम पीरियड डिसाइड कर लेगा कि एक हफ्ते बाद मैं ये काम करूँगा या 15 दिन बाद ये काम करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो जो सिस्टम यूज़ कर रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग नहीं हो रही और हो भी नहीं सकती। ठीक है, अगर वो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी की शॉप है, ठीक है, या उसके पास जैसे हमारे पास जर्नल स्टोर है, उसका जर्नल आइटम्स हैं, तो जर्नल आइटम्स की तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है। सही। अब अगर जर्नल आइटम्स वाला भी डेली बेसिस पर अपनी शॉप बंद करके और फिर उसके बाद 2-3 घंटे शॉप में बैठा रहे, स्टॉक टेकिंग करना दोबारा से शुरू कर दे, तो उसके लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है। तो नहीं कर सकेगा वो भी 3 मंथ्स में या 1 मंथ में या 20 डेज में, जो भी उसका टाइम पीरियड है, वो क्या कर रहा होगा, उसकी वैल्यूएशन कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। सही। और एक है हमारे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल का मतलब ही होता है कंटिन्यू। सही। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो स्टॉक टेकिंग होती है वो कंटिन्यू बेसिस पर हो रही होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचर ऑफ गुड, अगर हमारे पास अगर कोई कार शोरूम वाला है तो उसके पास देखो गाड़ियाँ कितनी खड़ी होंगी, बहुत हो गया मैक्सिमम 50 कार्स खड़ी होंगी। ठीक है, तो उसको मालूम होगा अगर दिन की एक गाड़ी सेल आउट होती है, 2 गाड़ियाँ भी सेल आउट होती हैं, तो कंटिन्यू क्या हो रही है, स्टॉक टेकिंग हो रही है। अगर 50 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो अब 48 खड़ी हैं। ठीक है, अगर 2 सेल आउट हो गई। समझ में आ रही है बात? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों की? हेलो जी आप आ लोग? रही है सर। ठीक। अच्छा, ये तो बात समझ गई पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम में डिफरेंस क्या है। सही। पीरियोडिक और परपेचुअल का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, दोनों सिस्टम्स में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिसमें हम स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं, जिन मेथड को यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं। जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास एक फीफो मेथड है, लिफो मेथड है और मूविंग एवरेज मेथड है। ठीक है, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी हमारे पास फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज मेथड है। और फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वो पहले सेल आउट करोगे। लास्ट, लिफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिर में खरीदा उसको पहले सेल आउट करोगे। मूविंग एवरेज का मतलब है कि कोई मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कोई पहले खरीदा बाद में खरीदा कोई नहीं देखा जाएगा, सिर्फ एक एवरेज प्राइस निकाली जाएगी, उसी पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। सही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, रिटेल प्राइस मेथड। ठीक है, अब जब इसके हमारे पास न्यूमेरिकल आगे मैं आपको भी दिखाता हूँ तो वहाँ पर आपको बात क्लियर हो जाएगी। सही, तो इसको करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इसको। अगर तो फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का, ठीक है, जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास इस तरीके से चार्ट बनेगा। ठीक है, इसको इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं। सही, आप ये कार्ड सिंपल एक पेज पर बनाओगे। सही,
डबल पेज पे नहीं बनेगा, सिंपल एक ही पेज पे कार्ड बन जाएगा। एक डेट का कॉलम आ जाएगा, एक परचेजेस का कॉलम आ जाएगा, एक सेल्स का और फिर एक बैलेंस का कॉलम आ जाएगा। सही। अच्छा, हर कॉलम को हम क्या करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्वांटिटी, पर यूनिट कॉस्ट और उसको टोटल कॉस्ट से क्या कर देंगे, मतलब पर यूनिट कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपने सेलिंग करी है, जो यूनिट्स आपने सेल कर दी वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहे होंगे, और जो फिर सेल होने के बाद या परचेज होने के बाद लास्ट में बच रहे होंगे वो बैलेंस वाले कॉलम में आ रहे होंगे। अब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि न्यूमेरिकल में देखेंगे तो वहाँ पर बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अगर जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड करें तो उसमें हम ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आ रही तो वो यहीं पर ही मुझसे पूछ ले। अगर नहीं समझ में, अगर क्लियर है तो हम आगे मूव कर रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को क्लियर है सब? आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप चैट में इसके आंसर्स कर सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आप माइक ओपन नहीं कर रहे तो आप चैट में इसके आंसर कर दें। आपको परपेचुअल इन्वेंट्री का ये कार्ड क्लियर है? ठीक है। ओके, चलिए आप इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, इसकी मैं यहाँ पर पहले जर्नल एंट्रीज बताएंगे कि परपेचुअल में जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो और उसमें हम जर्नल एंट्रीज बुक कर रहे हो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, कुछ ट्रांजेक्शन्स को आपको देता है और कहता है कि इन ट्रांजेक्शन्स को अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता तो किस तरह रिकॉर्ड करते, और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता तो किस तरह रिकॉर्ड करते। सही। तो यहाँ पर हमें पहले बता रहे हैं कि अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और जर्नल एंट्रीज बनानी है तो किस तरीके से बनेगी। क्योंकि परपेचुअल में कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग होती है, तो हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट पर हम सेल करते हैं सेम पॉइंट पर अपनी कॉस्ट भी क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस वगैरह वहीं पर ही कैलकुलेट हो जाता है सेम पॉइंट पर। क्योंकि आप एक यूनिट बेचा, एक गाड़ी बेची, एक गाड़ी बेचने पर ही आपको पता लग जाएगा इतने की कॉस्ट थी, इतने का हमारा इतने की हमने सेल करी, और प्रॉफिट भी उसी एंड टू एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल के सामने आ जाएगा एक गाड़ी पर भी। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग भी हो गई और प्रॉफिट भी निकल के आ गया। तो जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं, याद रखें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब भी इन्वेंट्री परचेज की जाएगी तो उसको परचेजेस नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे, मर्चेंडाइज लिखेंगे। अगर क्रेडिट पे परचेज करिए तो अकाउंट पेबल आ जाएगा, और अगर कैश पे करिए तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ जब एडजस्टिंग एंट्री कब बनेगी, जब हम गुड्स क्या कर देंगे, सेल आउट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा, यानी एक्सपेंस हो गया। जो इन्वेंट्री हमारी सेल आउट हो जाएगी तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और इन्वेंट्री क्योंकि एसेट है डिक्रीज हो गई, क्रेडिट हो जाएगी। सही। अब ये पास्ट पेपर 2004 का ही क्वेश्चन है, फीफो मेथड से परपेचुअल सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर डाटा में हमें दे रहा है, फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द बिजनेस ऑफ आर्सलन ट्रेडिंग कंपनी व्हिच यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूजेस फीफो इन्वेंट्री पैटर्न। ठीक है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये डाटा मौजूद है, नवंबर 1 पे ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहे हैं हमें कि जब नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ तो 50 यूनिट्स मौजूद थे, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 50। सही। फिर कह रहे हैं नवंबर 4 को हमने परचेज करा, 30 यूनिट्स परचेज कर लिए, 55 उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी। अच्छा, सेल्स की बात करें तो सेल्स की जब बात करेंगे तो याद रखना, इसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं। भाई जब सेल्स की बात करें तो हम सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स को देखेंगे कि कितने यूनिट सेल आउट हो रहे हैं, 35 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं। सेलिंग प्राइस को नहीं देखा जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं। सही। जब कॉस्टिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ये हम ये चेक करेंगे भाई ये 35 यूनिट्स कौन से वाले सेल आउट हुए। ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसका फीफो मेथड है, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस में से ही सेल आउट हो गए होंगे जो 50 रुपए वाले थे हमारे पास। ठीक है। तो बहुत ख्याल करना है इसको, जब भी आप, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं सेलिंग प्राइस को यूज कर लेते हैं और पूरा सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो आपने सेलिंग प्राइस को नहीं देखना, कितने में बेच रहा है इसका काम ही नहीं है आपका। ठीक है। कितने में बेच रहा है ये बात कब देखोगे, जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, वहाँ पर सेल्स का फिगर चाहिए होता है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स निकालते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है। सेलिंग का हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें सिर्फ यूनिट्स चेक करने की, सेलिंग के यूनिट कितने सेल आउट करें। ठीक है। अच्छा, फिर हमें परचेजेस बता रहा है, फिर सेल्स बता रहा है, फिर परचेजेस है, फिर सेल्स है। ठीक है। अब इसका कार्ड पे देख लेते हैं। रिपोर्ट में क्या रहा है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। चलिए आ गया हमारे पास कार्ड। अच्छा, आप लोगों के पास अगर पास पेपर्स हो तो 2004
4 का प्राइवेट का निकाल लें अपने सामने अगर है तो, नहीं तो ये वैल्यूज़ को सामने अपने याद रखें, ठीक है। ये आपके सामने जो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो सबसे पहले क्या करा हमने, अभी थोड़ी सी वैल्यूज़ यहीं से देख लो समझ में आ जाएगा। देखो पहले तो एक कॉलम स्केच बन जाएगा ना पूरा, कंपनी का नाम आ गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, फ्यूचर इन्वेंट्री सिस्टम है, फीफो मेथड है, और द पीरियड नवंबर, ठीक है, ये पूरा हेडर आ गया हमारे पास। सही, फिर हम आ जाते हैं डेट परचेजेस, ये पूरा हमने कॉलम जैसे स्केच बनाते हैं वैसे बना लिया। नवंबर फर्स्ट को क्या हुआ, नवंबर फर्स्ट को हमने कहा भाई ना परचेज हुई है ना सेल हुई है। नवंबर फर्स्ट को तो सिंपल हमें ये बताया गया था कि बस बैलेंस कितना हुआ। तो नवंबर फर्स्ट को हमारे पास जो बैलेंस मौजूद है, देखो नवंबर फर्स्ट को हमारे पास जो बैलेंस 50 यूनिट्स हैं, ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 50। तो हम बैलेंस बैलेंस वाला कॉलम जो है ना, उसको आप यूँ कंसीडर करें कि आपका स्टोर रूम है, क्या रहे हैं आपका गोडाउन है, ठीक है, जहाँ पर आप क्या करते हो वेयर हाउस है आपका, जहाँ पर आप अपना इन्वेंट्री क्या करते हो स्टोर करते हो। सही, तो आपकी गोडाउन में या वेयर हाउस कह लो, ठीक है, वेयर हाउस में 50 यूनिट्स मौजूद थे, इसकी पर यूनिट कॉस्ट 50 थी, आपने मल्टीप्लाई करा 2500 आपके पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई। ये तो ओपनिंग का रिकॉर्ड हो, ओपनिंग रिकॉर्ड होगी, ना परचेज ना सेल्स, सीधा सीधा बैलेंस लिखा हुआ था, हमने बैलेंस के कॉलम में जाके लिख दिया, और उसके बाद हमने एक लाइन लगा दी। सही, अच्छा फिर नवंबर 4 को क्या हुआ, नवंबर 4 को हमने परचेज करी है 30 यूनिट्स। अब 30 यूनिट्स जो हमने परचेज करें वो 55 के हिसाब से खरीदें। सही है, तो हम कहेंगे भाई 30 यूनिट्स परचेज करें 55 के हिसाब से, टोटल बिल मिल गया 1650 का। अब जब आप स्टोर रूम में जाओगे तो आप कहोगे भाई ये 50 यूनिट्स जो 50 रुपीज़ वाले थे इनको अलग रखो, और जो 30 यूनिट्स आपने अभी 55 के हिसाब से खरीदे इनको अलग रखो, क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है, ताकि हमें क्लियर पता लगे भाई ये 50 रुपये वाले हैं और ये 55 रुपये वाले हैं। सही, इसलिए दोनों को अलग अलग जगह पे क्या कर दिया हमने, प्लेस कर दिया। सही, अच्छा इसके बाद अब हम देखें तो हमें सेल दिखा रहा है, हमने कितने यूनिट्स बेचे, 35 यूनिट सेल आउट कर दिए। देखो हम कौन सा मेथड यूज़ करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं ना। अब अगर मैंने 35 यूनिट्स बेचे होंगे तो कौन से वाले बेचे होंगे, इस 50 में से बेचे होंगे, इस 30 में से बेचे होंगे, तो बताएगा मुझे। मतलब जो मैंने 35 यूनिट्स थर्ड ट्रांजेक्शन में नवंबर 8 पर जो मैं 35 यूनिट्स सेल आउट कर रहा हूँ, ये 35 यूनिट्स मैंने कहाँ से सेल आउट करे हैं, मतलब 50 रुपये वाले सेल आउट करे होंगे। सर 50 से की होंगी, हम्म, कौन से सेल आउट करें, क्योंकि 80 की तो सेल है ना। 80 को तो देखना ही नहीं है भाई, 80 को नहीं देखना, 80 को बिल्कुल नहीं देखना, इग्नोर करो उसको। ये एक बच्चे का मैसेज, नबील का जी मैसेज तो 50 से ही किया होंगे सर। 50 वाले करे होंगे, ठीक है। हमने 50 वाले यूनिट्स, 50 रुपये वाले यूनिट क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, जो 50 थे, जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद था, ओपनिंग बैलेंस में से ही हमने ये 35 यूनिट्स क्या करेंगे, निकाले होंगे, ठीक है। फर्स्ट, क्योंकि हमारा जो बैलेंस मेथड का नाम है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा उसको पहले सेल आउट करो। सही, तो हमने कह दिया कि जो 35 यूनिट्स हमने सेल आउट करे होंगे ये कहाँ से होंगे, इस 50 में से होंगे। सही, इसको देखते हैं हम, इन्होंने भी ये काम करा हुआ है, देखो यहाँ पर इन्होंने सेल्स के कॉलम में नवंबर 8 को सेल्स के कॉलम में बताया कि 35 यूनिट्स आपने क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, जिनकी यूनिट्स कॉस्ट 50 है, और 1750 इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है। देखो अब जब तुम स्टोर रूम में जाओगे तो स्टोर रूम में देखोगे भाई जो 50 यूनिट्स है वो 50 नहीं रहे, क्योंकि 50 में से 35 तुमने क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए, तो रिमेनिंग कितने हैं, 15, 50 वाले मौजूद हैं, और 30 अपनी जगह पर मौजूद है 55 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। अच्छा अब आगे देखें, उसके बाद नवंबर 8 के बाद नवंबर 9 को क्या हुआ, आपने परचेज कर ली कितनी, 40 यूनिट्स आपने और परचेज कर लिए। तो आपने कहा ठीक है, तो आपने परचेजेस के कॉलम में यूनिट्स बताए, नंबर ऑफ यूनिट्स आपने 40 यूनिट्स परचेज करें, इसकी पर यूनिट कॉस्ट है 60, और ये आ गया आपके पास 2400। सही, आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन सामने है तो उसको निकाल लें, पास पेपर्स का 2004 का क्वेश्चन है। सही, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 40 यूनिट्स हमने परचेज करें 60 के हिसाब से, टोटल बिल बन गया 2400। अब जब स्टोर रूम में जाएंगे तो स्टोर रूम में हम कहेंगे कि भाई ये जो 40 यूनिट्स अभी अभी हमारे पास आए हैं इसको अलग जगह पे रखो। 15 यूनिट्स 50 रुपये वाले हमारे पास मौजूद हैं, 30 यूनिट्स 55 वाले हमारे पास मौजूद हैं, और 40 यूनिट्स 60 वाले हमारे पास मौजूद हैं। सही, अच्छा नवंबर 9 के बाद हमारे पास एक सेल आ रही है,
सही, अगर मैं क्वेश्चन आपको ऊपर से दिखाऊँ ऊपर, ठीक है। नवंबर 9 के बाद हमारे पास क्या आ रही है, नवंबर 20 को सेल आ रही है, और कितने यूनिट सेल आउट कर रहा है, 60 यूनिट्स क्या कर रहा है आपके पास, सेल आउट कर रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? सर हेलो। क्लियर आ रही है। एक स्टूडेंट का चैट में मैसेज आ रहा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। इनका खुद का माइक ऑफ होगा मेरे ख्याल से, अपने एंड से देखकर। ठीक है। चलो एक बात ये इनको ऑन करने नहीं आ रहा है। खैर, अच्छा अभी तक बात क्लियर है ना? नवंबर 9 तक हम लोग आ गए थे, फिर 9 नवंबर तक कहाँ हो गया था। नवंबर 20 को हमने 60 यूनिट सेल आउट करे हैं। अब देखो 60 यूनिट हमने क्या करें, सेल आउट करे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब है कि ये 15 जो ओपनिंग के 15 मौजूद थे वो सेल आउट हो गए होंगे, ठीक है। 30 हमारे पास ये भी पूरे सेल आउट हो गए होंगे, और 40 में से हमारे पास कितने गए होंगे, 40 यूनिट्स में से हमारे पास कितने चले गए होंगे, टोटल 60 करना है ठीक है, ना। गए होंगे सर। हाँ देखो, टोटल 60 यूनिट्स हमने सेल आउट कर दिए। स्टोर रूम में हमारे पास एक 15 है, एक 30 है, एक 40 है, तो ये 15 पूरे जा चुके होंगे, ठीक है। और 30 जा चुके होंगे, और 25 गुड, 25 हम क्या करेंगे, और 25 नहीं 15, 15 बचेंगे ना, मतलब अच्छा 25 तो एंडिंग स्टॉक में बचेंगे, लेकिन 15 हमारे पास क्या करेंगे, 40 में से चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो 15 ओपनिंग स्टॉक में से आ गए, और उसके बाद 30 यूनिट्स हमारे पास जो 55 वाले थे वो आ गए, और 40 में से 15 आ गए, तो रिमेनिंग हमारे पास एंडिंग में हमारे पास कितने रह गए, 25 यूनिट्स रह गए। सही, ये हमारे पास इसका डाटा है। अब उसके बाद फिर हमारे पास एक परचेज आ रही है। हमने परचेज का स्टोर रूम में गए, हमने बता दिया कि भाई 40 यूनिट्स हमने और परचेज कर लिए, 25 प्रीवियस मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद हमने 40 क्या करे, और परचेज कर लिए। सही, तो हमारे टोटल कॉस्ट दोनों के स्टोर रूम में दिखा दी, सिंपल है। सही, यहाँ तक सब क्लियर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बीच में मुझे रोक कर पूछ सकता है, मैसेज कर ले, व्हाट्सएप चैट में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सही, अगर तो मैं यहाँ पर स्टॉप करूँ, नहीं तो हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ें। सही, उसके बाद लास्ट में हमने 10 यूनिट सेल आउट करे थे। 10 यूनिट्स लाजमी सी बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो हमारे पास जो 25 ओपनिंग 25 मौजूद थे उसमें से हमने 10 यूनिट्स क्या कर देंगे, सेल कर देंगे 60 वाले। अब स्टोर रूम में जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे पास एंडिंग में 15 यूनिट्स रह गए और 40 यूनिट्स रह गए। सही, तो टोटल हो गया 55 यूनिट्स हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं, और एंडिंग इन्वेंट्री की जो टोटल कॉस्ट है 900 और 2600, हमारे पास ये 3500, हमारे पास 55 यूनिट्स की जो एंडिंग के यूनिट्स हैं कॉस्ट आ गई। सही, अगर कोई मुझसे पूछे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बताइए, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए आप ये कॉलम देख लें, टोटल आपने कितने यूनिट्स बेचे, 35, 60, इन तीनों को प्लस करो 60 बनेगा, और फिर 10। सही, तो हमारे पास टोटल 105 यूनिट हमने क्या कर दिए, सेल आउट कर दिए। सही, और इसके अलावा जो इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है इन सबको प्लस कर लो, तो टोटल कॉस्ट आ गई 5650। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है हमारी, हमने टोटल 105 यूनिट सेल आउट करें, इसकी टोटल कॉस्ट है 5650, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ चुकी है, और एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट भी आ चुकी है। तो अब इसने यहाँ पर अलग अलग करके दिखा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री के लिए 15 और 40 को प्लस करके दिखाया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए इसने कैलकुलेशन आपको ओपनिंग मर्चेंडाइज वगैरह से करके दिखाई है। वैसे हम वहाँ से प्लस करके भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस कर दो सारी परचेजेस अवेलेबल फॉर सेल आएगा, उसमें से एंडिंग माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम पहले भी बहुत डिस्कस करते हैं।
टोटल सेल्स का फिगर निकाल रहा है। टोटल सेल्स का फिगर क्यों निकाल रहा है? क्योंकि सवाल में रिक्वायर्ड था ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दिखाना है। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोबारा बता दें। अच्छा देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका तो ये था कि मैं इन्वेंट्री कार्ड जो मैंने बनाया था ना वहाँ से निकाल लेता। ठीक है, और मैंने वहाँ पर निकाली भी थी। और देखें यहाँ पर, ये देखें, ये मेरे पास सेल वाला कॉलम है ना, ये सेंटर में कॉलम आ रहा है 35 और 15, ये सारे यूनिट्स हैं। इन सारे यूनिट्स को क्या करो, प्लस कर लो। 35 से लेकर 10 तक सब प्लस करोगे 105 आएगा। टोटल आपने 105 यूनिट सेल आउट करें, और जिनकी जो टोटल कॉस्ट बन रही है इन सबको प्लस कर लो। 1750, 750, 1650, 900, 600, इन सबको प्लस करें कितना है? 5650। सही है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है। एक तरीका तो ये है कि आप इन्वेंट्री कार्ड से मालूम करें, और एक इन्होंने यहाँ पर नीचे भी हमें गिवन दिया हुआ है जो हम नॉर्मली निकालते हैं जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। हम कहते हैं कि भाई मर्चेंडाइज बिगनिंग, ये वो इन्वेंट्री है जो पहले से मौजूद थी, उसमें ऐड कर दो नेट परचेजेस, जो हमने टोटल परचेजेस करी उसको ऐड कर दो। परचेज वाले कॉलम से हमें मिल जाएगा, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री माइनस कर दो, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये जी जो सर डबल क्लियर है। ये जो 6650 आ रहा है, ये आपका इन्वेंट्री कार्ड में ही जो परचेजेस वाला कॉलम था ना वहां से उठाया। दिखा देता हूँ आपको, ये देखो 6650, मतलब टोटल हमने इस दफा 110 यूनिट परचेज करे थे, जिसकी टोटल कॉस्ट आई थी 6650। ठीक है, क्लियर है आप? सर ये कंप्यूटेशन बनानी जरूरी है, हाँ, ये कॉस्ट कंप्यूटेशन ऑफ देख, एंडिंग इन्वेंटरी वाली। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री वाली भी दिखा दें उसको, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली कंप्यूटेशन भी दिखा दें। ठीक है, वैसे तो हम वहाँ पर उसके नीचे एक एक लाइन में ही जी दिखा सर। देते हैं। ठीक है, हम इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से दिखाई हुई, हम एक लाइन में भी दिखा सकते हैं इसको। सही जी, आपको क्लियर है? आपका आंसर नहीं आया? बात क्लियर हो गई, आगे चलें हम। ठीक है, अच्छा फिर अब आ जाते हैं, हमने सेल्स का फिगर इसलिए निकाला, हमने कहा सेल्स मालूम करनी है, टोटल सेल्स कितनी है। तो हमने जितने भी यूनिट्स हमने सेल आउट करे थे उनकी सेलिंग प्राइस से हमने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास सेल्स का फिगर आ गया ये 35 इंटू 80, 60 इंटू 85 और 10 इंटू 100। ये सारे सेलिंग प्राइस हैं क्योंकि हम सेल्स मालूम करें। 105 यूनिट्स हमने सेल आउट करें, जिसकी टोटल जो सेल बन रही है 8900 की बन रही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सेल्स का फिगर आ चुका है आपके पास। सही, सेल्स का फिगर हमारे पास आ चुका है। लेस करा दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने अभी निकाली थी उसको माइनस कर दें, आपके पास कॉस्ट प्रॉफिट आ जाएगा 3250। ठीक है, अच्छा अच्छा तो तो सर ये जो हम सेल्स की कंप्यूटेशन सिखाएंगे, इसमें 80 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ तो सेलिंग प्राइस है ना बेटा, सेल्स मालूम कर रहे हैं ना, टोटल सेल्स। हेडर देखो क्या लगा हुआ है, कंप्यूटेशन फॉर टोटल सेल्स। ठीक है, जब हम सेल्स मालूम कर रहे हैं तो हम सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कि हमारी सेल कितनी है। हम यहाँ पर कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं। सही, जब मैंने कहा इन्वेंट्री कार्ड जहाँ बना रहे हो ना वहां पर कॉस्ट की बात होगी, सेलिंग प्राइस को नहीं देखेंगे। सही, अच्छा अगर हमारे पास इसी तरह सेम क्वेश्चन, ऐसे 2004 का रेगुलर का क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा लीफो मेथड से करके दिखाओ। तो देखो भाई, लीफो मेथड से परपेचुअल कार्ड बनाना आसान है ना। लीफो मेथड क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो काम आपने पीरियोडिक में करा सेम काम लीफो मेथड में करना है। ठीक है, लीफो मेथड से जब क्वेश्चन का आप सॉल्व कर रहे होगे, तो जो लास्ट में आपने परचेज करा होगा, स्टोर रूम में जाके देख लोगे, जो लास्ट परचेज होगी उसमें से क्या करोगे, इशू करते वक्त सेल आउट को देख रहे होगे। बात समझ आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, परपेचुअल में ऐसे कार्ड देख लें।
मुझे अभी इसको काफ़ी टॉपिक इसमें कवर करना। अच्छा, इसने यहाँ पर सेल्स पहले से कैलकुलेट कर लिए, जो काम इसने बाद में करा तो यहाँ पर इसने पहले ही कर लिया। भाई इतने यूनिट्स ये यूनिट्स हमने सेल आउट करें, इनकी सेलिंग प्राइस क्या थी 12 थी, यहाँ पर टोटल 7,200 यूनिट हमने सेल आउट करें 86,400 के हिसाब से। ये काम इन्होंने यहाँ पर पहले कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि हम पहले यहाँ पर करें, हम बाद में भी कर सकते हैं। सही, क्योंकि इसने सवाल में जर्नल एंट्रीज मांगी हुई थी, इसलिए इसने ये काम पहले करके दिखा रहा है। उसके बाद टोटल परचेजेस भी आपको करके दिखा दी। सही, अब ये आ गया इन्वेंट्री कार्ड। सही, इन्वेंट्री कार्ड में हमने इसी तरीके से करा है। भाई देखो, पास पेपर आप लोगों के सामने होना चाहिए। 2004 रेगुलर का क्वेश्चन है ये इन्वेंट्री का। ओपनिंग स्टॉक मौजूद था, वो लिख दिया हमने। उसके बाद परचेज करी थी हमने, 2,500 यूनिट परचेज करे थे। पर यूनिट हमारे पास 6 था। उसके बाद हमारा 15,000 आ गया। स्टोर रूम में जाएंगे, स्टोर रूम में जाके हम कहेंगे कि भाई 5,000 यूनिट ऑलरेडी मौजूद थे, 2,500 यूनिट हमने और परचेज कर लिए। सही, दोनों को अलग अलग मेंशन करेंगे क्योंकि दोनों की पर यूनिट प्राइस क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है इशू हो गया 2,500 यूनिट। अब 2,500 यूनिट हमने इशू कर दिया, सेल आउट कर दिए। अब 2,500 यूनिट जब हम सेल आउट कर देंगे तो क्योंकि हम लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रहे हैं, लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं। जब लीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इस बात का मतलब ये है कि स्टोर रूम में 2 इन्वेंट्री मौजूद थी, 2 तरह के यूनिट्स थे। एक 5,000 जो कि 5 रुपये वाले थे, और एक 2,500 थे हमारे पास जो कि 6 रुपये वाले थे। इसका मतलब ये 2,500 जो लास्ट हमने सेल आउट परचेज करे थे, ये वहीं से सेल आउट हो गए होंगे। सही है, बात समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी आ रही है सर। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें सितंबर 9 को हमने दोबारा परचेज करी थी 1,600 यूनिट। देखो, जिस वक्त परचेज करेंगे ना, उस वक्त तो कोई इशू नहीं है। सिंपल जो आपने परचेज करा उसको ले जाके बैलेंस में जाके बैलेंस के कॉलम में लिख दो। ठीक है, लेकिन जब आप सेल आउट कर लोगे तो उस वक्त ख्याल करना है, आप देखो मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, फीफो मेथड है या लीफो मेथड है। लीफो मेथड है तो लास्ट खरीदा वहां से सेल आउट करना शुरू कर दो, वहां से उठाना शुरू कर दो। और अगर फीफो मेथड है तो पहले से रखे हुए पुराने उनको उठाना शुरू कर दो। बस ये ख्याल करना है आपको, और ज्यादा इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसका हमारा। जी सर, और ये कितने नंबर का होता है ये टेबल? ये टेबल, ये बेटा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना इसका हमारे पास। 20 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आता है इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। सही, ये हमारे पास इसमें देखो, इससे अलग से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री करके दिखा रहा है, आपके लास्ट कॉलम में आपके पास एंड में आ भी जाएगा। कंप्यूटेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी गई, ये मैंने आपको बता दी प्रीवियस में। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ना टाइम कम है, मैं इसको क्विकली वाइंड अप करूँगा। अच्छा, इसके पास जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं पर फ्यूचर की। सही, तो पर फ्यूचर की जर्नल एंट्री का हमारा एक ऑलरेडी लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सही, मर्चेंडाइज आपने जो परचेज करी उसकी एंट्री दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री दी हुई है, और अकाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज यहाँ पर हमें बताई हुई। अच्छा भाई, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में आ जाते हैं। पर फ्यूचर का अच्छा, पर फ्यूचर का मूविंग एवरेज देख लें। और फ्यूचर इन्वेंटरी सिस्टम में मूविंग एवरेज मेथड किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा? यस, बोले बोले, हाथ रेस किया है आपने तो। चैट में आके बोले यहाँ पर। देखो, जब हम मूविंग एवरेज मेथड और पर फ्यूचर इन्वेंटरी सिस्टम यूज कर रहे हैं और मूविंग एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, सही, तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है क्या कि हम अब सिंगल लाइन में मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा होगा, सॉल्व हो रहा होगा। यहाँ से देखें। सही, देखो सबसे पहले तो ओपनिंग का डाटा दिया हुआ था। ओपनिंग में आपको दिखाता हूँ, ये जो टेबल आ गया, ओपनिंग इसने यहाँ दिया हुआ था। अकाउंटिंग के क्वेश्चन में हमेशा याद रखें, एक तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है फर्स्ट, और प्लस सवाल को हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक रीड करें, क्योंकि डाटा कभी स्टार्ट में भी दिया होता है, एंड में भी दिया होता है। ठीक है, इस बात को बहुत केयरफुली देखना है। तो ये नहीं कि खाली टेबल दिया हो तो खाली टेबल में वैल्यूज को देख रहे हैं। अब देखो, ओपनिंग स्टॉक इसने यहाँ ऊपर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है,
जफर एंटरप्राइज डील इन वन प्रोडक्ट ओपनिंग स्टॉक इसने यहाँ बताया 1 अक्टूबर पर 20 यूनिट्स इनके पास मौजूद थे जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 20,000। 20 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बता रहा है, पर यूनिट कॉस्ट नहीं बता रहा है, ठीक है। पर यूनिट निकालने के लिए आपको 20,000 को 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, सही। चले आ जाए टेबल पर। हमने कहा भाई 1 अक्टूबर पर जो हमारा बैलेंस है यानी हमारे स्टोर रूम में वहाँ पर 20 यूनिट्स मौजूद थे जिसकी टोटल कॉस्ट थी 20,000। 20,000 को मैं 20 से डिवाइड करूंगा, 1000 इसकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास फिर 9 अक्टूबर 3 को क्या हुआ, हमने 140 यूनिट्स परचेज करे 700 के हिसाब से, तो 140 यूनिट 700 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर 98,000 आ गया। भाई अब जब मैं स्टोर रूम में जाऊंगा ना तो अब मुझे इस 140 यूनिट्स को और 40 यूनिट्स को अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं स्टोर में जाऊंगा, इन सबको मिला के लिख रख दूंगा और उनकी एक एवरेज प्राइस निकाल लूंगा। अब वो एवरेज प्राइस आएगी कैसे, देखो 20 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद थे ओपनिंग स्टॉक के, आपने 140 और परचेज कर लिए तो 20 प्लस 140 करोगे 160 हो जाएगा, तो टोटल यूनिट्स हो गए 160, सही। इस 20 की कॉस्ट थी 20,000, तो 20,000 में 98,000 को प्लस कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1,18,000। आप इस 1,18,000 को डिवाइड करेंगे किससे 160 से, आपके पास पर यूनिट का एवरेज आ जाएगा, नया एवरेज आ जाएगा। तो प्राइस है पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी वो नई मूविंग एवरेज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। सर एक बार फिर बता दें कि डिवाइड क्यों करेंगे हम? हमें तो एवरेज पे ला रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं कि भाई सबको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हमारे मेथड का नाम ही है मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है। मतलब 1000 वाले पीस अलग रखने की जरूरत नहीं है, 700 वाले पीस अलग रखने की जरूरत नहीं है, सबको मिला के रखो एक साथ, सही, और उनकी एवरेज प्राइस निकाल लो। समझ रहे हो बात? ओके ओके सर। सही। तो 20 पहले से मौजूद थे, 140 और परचेज कर लिए तो टोटल 160 यूनिट हो गए। इन 160 यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है 20,000 ये रही, 98 ये रही, तो 20,000 और 98 को प्लस कर लो 118 आ जाएगा। अब 118,000 को डिवाइड कर लो किससे 160 से, नया पर यूनिट आ जाएगा पास, सही। अब जब सेल आउट करेंगे ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल आउट करने जाओगे तो भाई एक ही यूनिट वाले मौजूद है उन्हीं में से सेल आउट कर दो, सेल आउट कर। लेकिन जब परचेज करेंगे तो तब सोचना पड़ेगा। परचेज करें जैसे यहाँ पर हमने 90 यूनिट सेल आउट कर दिए, 160 में से 90 सेल आउट कर दिए। अब जो 90 सेल आउट करें तो पर यूनिट मुझे पता है ये 737 है, इसी को उठा लेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब स्टोर रूम में 160 नहीं है, 70 यूनिट रहेगा खाली। फिर हमने दोबारा परचेज दिखा दी 60 यूनिट की, 70 और 60 करेंगे कितना 130 हो जाएगा। 130 यूनिट टोटल मौजूद है, 70 की कॉस्ट है 51,625 और 60 की कॉस्ट है 30,000, इन दोनों को प्लस करो 81,625 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये मूविंग एवरेज मेथड, आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। जी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ना 3 से 4 मिनट रह गए हैं सिर्फ क्लास को ऑफ करने के लिए, ये जूम वाले मुझे ना खुद भगा देंगे, बोले मार जाए, टाइम नहीं है, 40 मिनट्स का जो टाइम देते हैं और मेरे पास सिर्फ 4 मिनट्स बाकी हैं और 20 सेकेंड्स। खैर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वैसे मैंने लेक्चर अपलोड हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का वहाँ से देखिएगा। और अब मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि पास पेपर्स में इन्वेंटरी वैल्यूएशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना तो बेटा आप उसको सॉल्व कर लें। जब तक आप उससे सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सवाल पर, सही। देखो एक टॉपिक है, हो सकता है आपने ये टॉपिक पहले भी करा हो, सही, पहले भी आपने प्रैक्टिस करी हो उसकी, लेकिन इस टॉपिक को ऐसा कर लो कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आपको आना चाहिए, सही। जब तक आप इस एक टॉपिक के यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आप अपने खुद मतलब 15 ईयर्स के पास मतलब 15 पे 15 क्वेश्चन तकरीबन करें, पास 15 ईयर्स के क्वेश्चन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के आप खुद करें, सही, तब जाके आपको क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको ये सवाल आता है, सही। और फिर आप कर सकोगे कि आप फिर आप कॉन्फिडेंट हो गए मेरे 20 मार्क्स क्या हो गए, पक्के हो गए। समझ आ रही बात? पेपर बीकॉम में इसी तरीके से क्लियर होता है। आपको टारगेटेड एरियाज हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत आराम से पेपर क्लियर हो जाता है, इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अगर एक दिन में बैठ सर एक सॉल्व
10 ईयर भी ले लें अकाउंटिंग का? हाँ ले लें आप अपने पास अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। नॉर्मली उसमें कैलकुलेशन वगैरह का कोई इशू होता है, ऐसे कॉन्सेप्ट वगैरह तो सही लिखे हुए होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन देख लिया करें बस, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो रही होती है, वो कोई इशू नहीं है। पास पेपर सॉल्व अपने पास रखें ताकि क्रॉस चेक भी करते रहें अपने आप को भी, और कहीं पर अगर कहीं पर आपको लग रहा हो कि आप सही हो और पास पेपर में गलत सॉल्व हुआ है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लो, ठीक है। सही है, तो हम क्लास को अभी यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 की क्लास स्टार्ट करेंगे 15-20 मिनट में। सही, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछने आप, नहीं तो हम क्लास ऑफ कर दें। और बाकी इन्वेंट्री के लेक्चर्स आपके अपलोड हुए हैं मेरे चैनल पर, तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल जब मैं लिंक शेयर करता हूँ ग्रुप में आपके, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। सही, मतलब प्रमोट कर दिया करें इन शॉर्ट आसान लफ्जों में। सही, क्लियर है? यस और नो जी में सर। आंसर दो, यस और नो में आंसर तो कर दो भाई। ठीक है चलो, ओके, ऑफ कर रहे हैं हम। सही, अभी ये भी लेक्चर में भी इसको अपलोड कर देता हूँ। खुदा हाफिज़।